बच्चों, आज हम काइनेमेटिक्स का टॉपिक चालू करने जा रहे हैं और ये काइनेमेटिक्स आपका जो है ना बेसिक टॉपिक है, जो आपको ऑब्वियस टॉपिक कहते हैं इसको, कि बिल्कुल जो आपके लाइफ में हो रहा है उसको ऑब्वियस करके सोचिए। वैसे तो मैं पूरी फिजिक्स के लिए ही ऑब्वियस वर्ड का यूज करता हूँ। ऑब्वियस का मतलब क्या है कि जो आपको लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, नेचुरल, दैट इज फिजिक्स। तो जो नेचुरल है ना वही फिजिक्स है। तो आज हम काइनेमेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसमें हम बिल्कुल जो नेचुरली हमारे आसपास में चीजें हो रही है ना उन पर बातें करेंगे, कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है। तो इस काइनेमेटिक्स के चैप्टर में हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे और उन टर्म्स को हम इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको एक एक चीज जो है ना समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं जिस टर्म को डिस्कस करूंगा वो होगा रेस्ट। दूसरे टर्म को डिस्कस करूंगा मैं डिस्कस वो होगा मोशन। तीसरी टर्म जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगा डिस्टेंस। चौथी टर्म जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। पांचवी टर्म जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगा स्पीड। छठे नंबर की टर्म जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगा वेलोसिटी। और 7 नंबर की टर्म जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगा एक्सीलरेशन। बस इतनी ही टर्म हम डिस्कस करेंगे। इससे ज्यादा भी टर्म्स तो होती हैं, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि वो आपके उससे बाहर है, आपके जो सिलेबस है, आपका जो कोर्स है उससे बाहर की बातें हैं। हम केवल इतनी ही टर्म्स डिस्कस करेंगे। इसके ज्यादा जो टर्म है वो आप फिर अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में, वहां की जो लैब है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। देखिए, रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म। ये रिलेटिव टर्म है। अब आप कहेंगे सर रेस्ट रिलेटिव टर्म है, ये क्या मतलब है? देखिए एक मिनट, रेस्ट रिलेटिव टर्म है। बिल्कुल रिलेटिव टर्म कैसे है कि हो सकता है कि एक व्यक्ति एक जगह रेस्ट पर हो, दूसरी जगह चलता हुआ दिखाई दे। जैसे देखिए, मान लो एक ट्रेन जा रही है। अब ट्रेन जा रही है तो ट्रेन में 2 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। जब ट्रेन में 2 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट पर दिखाई देंगे, राइट? लेकिन बाहर जो ग्राउंड पर जो आदमी खड़ा है उसको वो चलते हुए दिखाई देंगे। तो ये इसका मतलब रेस्ट भी एक रिलेटिव टर्म है कि हो सकता है कि कहीं पर आप रेस्ट पर हो लेकिन दूसरे के लिए आप रेस्ट पर ना हो, है ना? जैसे मैं अभी यहां पर खड़ा हूं तो इस बोर्ड से मेरी डिस्टेंस फिक्स है, बदल नहीं रही है। इसका मतलब मैं रेस्ट पर हूं, है ना? ओके। हो सकता है बाहर कोई व्यक्ति मुझे देख रहा हो किसी तरह से, कोई मेथड से, या सपोज सैटेलाइट देख रहा हो ऊपर से मेरे को, तो उसको मैं रेस्ट पर दिखाई नहीं दूंगा क्योंकि वो खुद मोशन में है, तो मुझे भी वो चलता हुआ ही देखेगा, राइट? तो रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म, है ना? मोशन इज ऑल्सो ए रिलेटिव टर्म। तो हम इनको एक एक करके रिलेटिव टर्म, ये रिलेटिव टर्म है। अच्छा, डिस्टेंस जो है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है कि एक तय की गई, मतलब जो उसकी जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होती है वो डिस्टेंस होती है। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जहां से चला वहां तक की एक्चुअल लेंथ। तो ये रिलेटिव नहीं होती है वैसे, है ना? वैसे अलग अलग जगह से देखने पर ये भी अलग अलग दिखती है डिस्टेंस, है ना? तो रिलेटिव कैसे? जैसे अब डिस्टेंस देखो, एक बात सोचो, सन का डायमीटर। अब आप सन का डायमीटर धरती माता से देखते हो, कितना सा दिखाई देता है सन? इतना सा। जबकि डायमीटर कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है, राइट? तो अब ये क्या हुआ, ये आपने तो डायमीटर नापोगे तो आपको जरा सा लगेगा कि ये तो सन जरा सा है। एक्चुअल में एग्जांपल ठीक नहीं है। तो डिस्टेंस जो टर्म है ना, ये हम इसको अलग अलग सेंसेज में रिलेटिव टर्म भी मान सकते हैं और ये नॉन रिलेटिव टर्म भी है। तो डिस्टेंस एक्चुअल में जो भी पाथ ट्रेवल होती है ना उसको कहते हैं, राइट?
डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स रिलेटिव टर्म है। स्पीड जो है ये भी वैसे देखा जाए ना तो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में अलग अलग ही आती है, इसको भी आप रिलेटिव टर्म कह सकते हो, लेकिन हम इनके बारे में बोलते नहीं है, यानी आपसे कभी पूछा भी नहीं जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या मतलब है, आप इतनी बेईमानी क्यों कर रहे हो टर्म्स के साथ में? इज अ रिलेटिव टर्म, एक्सीलरेशन इज अ रिलेटिव टर्म। एक्चुअल में ये क्या वेक्टोरिकल टर्म है ना, रिलेटिव टर्म। अच्छा, अब डिस्टेंस एंड स्पीड, इसके बारे में आपसे कभी कोई बात नहीं करेगा कि रिलेटिव है या नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली पता है क्या है, जब डिस्टेंस आप नापोगे ना तो जो पार्टिकल चला है ना एक्चुअल में उसकी पाथ की लेंथ नापोगे आप, इसी तरह जब स्पीड नापोगे आप तब भी वो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम आएगी। तो इसको बात नहीं की जाएगी, इससे हम कुछ भी नहीं कहते, ना तो रिलेटिव कहते ना नॉन रिलेटिव कहते। इट डिपेंड्स कि आपका जो मेजरमेंट का अप्रोच है वो कहाँ है, कितना डिस्टेंस है, एंगुलर पोजीशन क्या है, एंगल कितना बन रहा है। जैसे अभी मैं अर्थ से सन को देख रहा हूँ तो सन कैसा दिखता है, अगर मैं इसी को जो है सैटर्न पर जाकर देखूँ, जुपिटर पर जाकर देखूँ तो अलग नजर आएगा, है ना। मार्स पर पहुंच कर देखें तो अलग नजर आएगा, है ना। मर्क्यूरी पर पहुंच जाए तो वहां पे अलग नजर आएगा। तो ये तो मतलब अलग अलग चीजें हैं। इसी तरीके से आपकी स्पीड का भी डिफरेंस पड़ेगा, है ना। तो हम इसके बारे में नहीं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। रिलेटिव का मतलब ये होता है जो हमें जनरल लाइफ के अंदर नजर आता है ना, कि रेस्ट जो है बिल्कुल रिलेटिव टर्म है। कभी कोई चीज चल रही है, नहीं चल रही है, वो अलग अलग जगह अलग अलग दिखाई देती है। जैसे देखो, एक कार के अंदर एक बच्चा जा रहा था, सड़क पर एक हाथी खड़ा था। कार में एक बच्चा जा रहा था, सड़क पर हाथी खड़ा था, एलिफेंट। वो कहता है हाथी गया, जबकि हाथी नहीं गया, कार गई है। बोलने का बात हुई ना, बच्चे ने तो अपने ढंग से बोल दिया। तो ये बात है। चलिए अब हम इन टर्म्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब है नो चेंज इन पोजीशन। रेस्ट का मतलब है नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन with respect to some point or some reference frame तो देखो थोड़ा सा आप इस बात को समझिए, ये क्या बला है रेफरेंस फ्रेम, मैं भी बताता हूं आपको क्या बला है। नो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सम पॉइंट और सम रेफरेंस फ्रेम। जैसे मेरी अभी खड़ा हूं मैं, बोर्ड से पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो मैं रेस्ट पर हूं, है ना। मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब है इफ पोजीशन चेंजेज विथ टाइम, इफ पोजीशन चेंजेज विथ टाइम, then it is motion, राइट। ये तो आपकी रेस्ट एंड मोशन की बात हो गई। अब मैं जरा ये जो हमने एक टर्म काम में ले ली ना यहाँ रेफरेंस फ्रेम, इसको बात करना बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी डिस्कशन लाइफ में जो होता है ना वो रेफरेंस फ्रेम पर ही होता है। रेफरेंस फ्रेम बेसिकली क्या होता है, हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं या हम एक अरेंजमेंट सेलेक्ट करते हैं कि उसके रेस्पेक्ट में हम मेजरमेंट करेंगे, दैट इज रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम जो हम इन जनरल लेते हैं वो मैं बता चुका हूं आपको, पहले ही हम उस पर बहुत अच्छी तरह से बात कर चुके हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अप एंड डाउन, ये बातें हम कर चुके हैं। ये हमारे जो है ना मेजरमेंट का सबसे सिंपल तरीका है। एक्स को हम आई कैप कह देते हैं, एक्स माइनस एक्स, यही रेफरेंस फ्रेम है, यही रेफरेंस फ्रेम है ना। समझ गए ना आप? जेड माइनस जेड, आप देखो मैंने जेड और माइनस जेड को कैसे लिखा है, जेड को मैंने ऐसे लगा के लिखा है ना। अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में आप बात करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, ये आपका प्लस आई कैप है, ये आपका माइनस आई कैप है, ये आपका प्लस जे कैप है, ये आपका माइनस जे कैप है,
और ये आपका प्लस के कैप है। डॉट लगा देते हैं तो प्लस के कैप, क्रॉस लगा देते हैं तो माइनस के कैप। माइनस के कैप का मतलब अंदर की तरफ है, प्लस के कैप का मतलब बाहर की तरफ है। ये आपका जो है ना रेफरेंस फ्रेम का मामला है। अब इस रेफरेंस फ्रेम को हम थोड़ा जनरलाइज करेंगे, है ना। तो देखिए, अगर मान लो आप एक्स वाई जेड रेफरेंस फ्रेम लेते हैं और किसी पॉइंट का आप पोजीशन लेते हैं, है ना। इफ एनी पॉइंट या if a point or a body is at xyz, देखो एक बात आज मैं आपको समझा दे रहा हूं और ये हमेशा हमेशा के लिए समझ लो, हमेशा हमेशा के लिए समझ लो। इफ अ पॉइंट और अ बॉडी इज एट xyz, then its position vector is given by तो पोजीशन वेक्टर होगा बेटा आर वेक्टर कहते हैं उसको, और इसको हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। जैसे अगर मान लो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 3 4 हो, x2 y3 z4, तो आप आर वेक्टर क्या लिखेंगे पोजीशन वेक्टर 2i कैप 3j कैप 4k कैप। ये पोजीशन वेक्टर हो गया उस पॉइंट का, है ना। अब देखिए यहां पर मैं इसी स्टेज पर मैं एक बात आपसे कर देना चाहता हूं कि इफ अ बॉडी moves from r1 वेक्टर टू r2 वेक्टर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ये समझ लो कि इस बात को अगर आपने याद रख लिया तो आपके कम से कम 200 से 300 सवाल सही हो जाएंगे। इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम r1 टू r2, यानी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर जा रही है। पॉइंट 1 का मतलब x1 y1 z1, पॉइंट 2 का मतलब x2 y2 z2, वहां जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, वो हम आपको भी टर्म में डिफाइन नहीं कर रहा, थोड़ा सा मैं जो है ना ये चीजें बता दिया करता हूं हमेशा बच्चे। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर 1 से 2 पर गया तो मैं इसको कहता हूं r12 वेक्टर। 1 से 2 को गया, है ना, r12 वेक्टर। r12 वेक्टर को हम पता है क्या लिखते हैं? हमेशा r2 माइनस r1 लिखते हैं, यानी हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, हमेशा कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं लेंगे, नेवर। तो आप जब भी डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे किसी भी बॉडी का, तो हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लेंगे आप। और आप समझ गए फिर कि आप क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे r12 वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। देखिए आपको ध्यान होगा कि जब हमने वेक्टर में आपको a माइनस बी पढ़ाया था, वेक्टर में, तो एरो किधर लगाया था? b से a की तरफ लगाया था। और b माइनस ए पढ़ाया तो एरो a से b की तरफ लगाया था। वेक्टर में किया था ना ऐसा, तो वही बात है ना। इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये सब जो हमने बातें की है वो हमने रेस्ट और मोशन की बातें कर ली, करेक्ट। और ये रेफरेंस फ्रेम आपके डिफाइन करने के लिए है कि रेस्ट को कैसे डिफाइन करोगे, मोशन को कैसे डिफाइन करोगे। तो आप एक एक टर्म को अच्छी तरह से देख लीजिए, है ना। ये पोजीशन वेक्टर है, अपना पूरा नोट्स बना लीजिए कि आपके रेफरेंस फ्रेम कई हो सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट रेफरेंस फ्रेम्स हो सकते हैं वहां पर, है ना। अलग अलग जगह का अलग अलग ले सकते हो। कभी कभी कोई लोग दिल्ली से मेजर करते हैं डिस्टेंस, कोई लोग रुड़की से मेजर करते हैं डिस्टेंस, कोई लोग देहरादून से डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो हर आदमी का अलग अलग है, वो तो उस पर डिपेंड करता है ना कि आपकी क्या उस समय डिजायर है, आप कहाँ से नापना चाहते हैं। तो वो एज पर योर डिजायर है ना। चलिए ये सब बातें हो गई। अब हम आते हैं आपकी जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम रेस्ट और मोशन की बात करने के बाद हम डिस्टेंस की बात करेंगे, और डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें करेंगे, राइट। और बस आज मेरे को लगता है हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक की बातें करेंगे। वैसे बात तो हम सारी कर लेंगे, लेकिन डिटेलिंग इन्हीं की करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली
मुझे एक चीज पक्का पक्का पता है कि जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं ना, ये सारे के सारे बच्चे जो हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यानी मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, मैं बिल्कुल वो चीजें बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। देखिए, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, सच्ची सच्ची लेंथ। जैसे मान लो कोई बॉडी ऐसे गई, कोई बॉडी ऐसे गई, तो भैया आपकी जो डिस्टेंस है ना, वो इस पाथ की एक्चुअल लंबाई है जैसे जैसे गई है, राइट? ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, है ना। नंबर 2 सब जानते हैं, स्केलर है, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, है ना। और तीसरा है इसका कि जो डिस्टेंस होती है इसकी खैर यूनिट वगैरह तो कोई खास बात है नहीं, है ना। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है, स्केलर है। और अब डिस्प्लेसमेंट पहले डिफाइन कर दूं मैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो है मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये थोड़ा सा आप समझिए, है ना। बाकी आप लोग जो है ये सब बातें बहुत कर चुके हैं 9th 10th क्लास में, मेरे को करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, है ना। हम तो असली बातों पर आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये आपका हो गया, ये आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है। व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज डायरेक्टेड, हमेशा हमेशा डायरेक्टेड इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। अब आप देखिए यहाँ पे डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल ही होगी, कभी भी फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होगी। लेकिन पिछले पेज पर आप मेरा लिखने का तरीका देखो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। कोई पूछे डायरेक्शन तो इनिशियल माइनस फाइनल आएगी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया? तो देखो मैं बताता हूं, 1 मिनट के अंदर आपको बात समझ में आएगी। मान लो ये आपका पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है, करेक्ट। बॉडी चलकर पॉइंट नंबर 1 से 2 पर आई, पॉइंट नंबर 1 से 2 पर आई, तो ये आपका इनिशियल है, ये फाइनल है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई? इनिशियल से फाइनल हो गई। इट इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। इनिशियल से फाइनल हो गई आपकी, करेक्ट। अच्छा, अब देखो R1 का मतलब क्या है? R1 का मतलब है ओरिजिन से 1 की तरफ, ये आपका R1 वेक्टर है। आप लोग देखना जरा, देखना, R1 वेक्टर, राइट। ये आपका R2 वेक्टर है। अब जरा आप इस पे ट्रायंगल लॉ लगाइए और इसको जरा देखिए कि क्या हो रहा है। बेटा देखो, ये R1 है और ये R12 है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12, और ये R2 है। तो मैं पता है क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं R1 वेक्टर प्लस R12, डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है, डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है, दिस विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर। ये आपने ट्रायंगल लॉ से लिखा है कि यहां से चले, यहां आए और ये यहां आ गया। तो R1 वेक्टर से R12 वेक्टर S वेक्टर है, S वेक्टर को हमने R12 बोला है, R12 वेक्टर चला 1 से 2 तक पहुंचा, ये S12 आ गया। अब आप देख लो यहां से इक्वेशन बना करके मैथमेटिक्स क्या कहती है? मैथमेटिक्स कहती है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखिए एक बात बच्चों हमेशा याद रखो, आपका सोचना गलत हो सकता है, मेरा सोचना गलत हो सकता है, किसी का भी सोचना गलत हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होती। इसलिए आपको हम सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स पर भरोसा करना चाहिए। आपका जो ट्रायंगल लो है वो कहता है R1 और R12 और ये R2 इधर की तरफ, तो इसको जब आप सम करोगे तो वो आएगा। आप देखो R12 इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आएगा। इसका मतलब हमेशा आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, लेकिन डायरेक्शन आपकी 1 से 2 की तरफ ही होगी। ओके, चलिए अब ये आपका था डिस्प्लेसमेंट। अब मैं थोड़ा सा इसकी टेक्निकल बातों पर आता हूं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, है ना। तो देखो बेटा, जो डिस्टेंस होती है उसको मैं कैसे लिखता हूं? जब भी मैं डिस्टेंस लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं केवल D से, केवल D से।
डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं केवल s से, डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं डेल्टा s से, डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं डेल्टा r से, डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं केवल r से, dr से, मतलब कैसे भी लिख सकते हैं। ये सब लिखने के तरीके हुए, राइट। अच्छा, अब जरा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, कैसे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा सा अब मामला संगीन है, मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मामला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे एस वेक्टर, डेल्टा एस वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर, मतलब डेल्टा आर वेक्टर, और क्या लिखेंगे, और हम लिखेंगे डेल्टा डी वेक्टर। वेक्टर वेक्टर लगेगा यहां पर, क्या लगेगा, वेक्टर लगेगा। अच्छा, तो आर वेक्टर भी लिख सकते हैं आप इसको, डी आर वेक्टर भी लिख सकते हैं आप इसको, मतलब ये तो अलग अलग पॉइंट की बात है, कब कहां कब कैसे लिखते हैं, ये लिख दिया आपने। लेकिन अब आप ध्यान से सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। आपको क्या है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है डिस्प्लेसमेंट का। ध्यान दो, जो स्केलर क्वांटिटी है इसका कोई मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी तो खुद स्केलर है, खुद मैग्नीट्यूड है। तो डिस्टेंस आपकी स्केलर है, यहां हम मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं करेंगे। वी विल नॉट टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात करते समय नो मैग्नीट्यूड की बात, बट डिस्प्लेसमेंट की बात करते समय मैग्नीट्यूड की बात जोर शोर से करेंगे, है ना। हाँ, तो अब यहां पे देखो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके, डेल्टा एस वेक्टर, ये भी मैग्नीट्यूड है। अब यहां मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि वो एस और ये डेल्टा एस बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस टॉपिक का, इस टॉपिक का, यानी कि आपका जो एस है ये एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी कि इट इज नॉट मस्ट। ये पूरा मस्ट नहीं है, ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, नॉट मस्ट, है ना। तो देखिए ये कब बराबर होगा और कब बराबर नहीं होगा। तो इन जनरल डिस्टेंस कैन भी, देखिए एक बात सुनो, अब मैं यहां पे 2-3 लाइनें लिख देता हूं, यहीं लिख देता हूं मैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए। एस कैन बी मोर देन, S can be more than S vector magnitude. S can be more than S vector magnitude, but cannot be less. But cannot be lesser. यानी अगर कभी कोई ऐसा लिख दे कि S is less than S vector magnitude, तो ये बात एकदम गलत हो जाएगी। डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता, डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है, हमारी डेफिनेशन में शॉर्टेस्ट पाथ आया है, तो ये कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। इसको तो रेड कलर से काट दो, है ना, हाँ एकदम स्ट्रांगली इसको कट कर दीजिए आप, ये नहीं होगा कभी भी, है ना। हाँ, लेकिन इक्वल हो सकता है और ग्रेटर हो सकता है। सवाल ये उठता है इक्वल कब होगा, इक्वल तब होगा जब इन केस ऑफ 100% स्ट्रेट लाइन, है ना। इफ मोशन is on a straight line, not changing the direction, if motion is on a straight line not changing the direction, if motion is on a straight line not changing the direction, then S will be equal to S vector magnitude. S is distance equal to displacement होगा, तब बराबर आएगा, straight line and not changing the direction. But if changing direction, but if motion is changing its direction, then क्या होगा, then तो फिर एक बात कंफर्म होगी, then तो एक बात पक्की होगी, क्या, कि डिस्टेंस जो है ना साहब ग्रेटर ही होगा, कम नहीं हो सकता, है ना। तो हमने S को क्या कहा,
डिस्टेंस कहा। अब तीनों चीजों में आप थोड़ा सा मेरे जो है ना लिखने के तरीके को चेक कर लो। एस क्या है मेरा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस। एस वेक्टर क्या है, एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, और एस वेक्टर मैग्नीट्यूड, इट इज नॉट डिस्टेंस, इट इज नॉट डिस्टेंस, इट इज नॉट डिस्टेंस। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। कई बार बच्चे इसको डिस्टेंस समझ जाते हैं, बस यही मेरे को क्लियर करना है कि ये डिस्टेंस नहीं है, इट इज नॉट डिस्टेंस, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द डिस्टेंस। यस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिस्टेंस, इज नॉट डिस्टेंस। यस, इट कैन बी डिस्टेंस इन अ सिंगल केस। जो कौन सा केस है आपका, स्ट्रेट लाइन मोशन एक सिंगल डायरेक्शन में है ना, तब आपका बराबर हो जाएगा, तब आपका बराबर हो जाएगा सिंगल डायरेक्शन में। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर ढेर सारे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो, जैसे मान लो एक बॉडी है, वो यहां से चली, यहां रुकी और फिर वापस यहां आई। अब डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है जैसे मान लो यहां से चली, यहां पे 50 मीटर चली, 50 मीटर तक चली, फिर मान लो जो है ना 30 मीटर वापस आ गई। तो 50 मीटर से चली, 30 मीटर वापस आ गई, तो यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां तक वापस, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई 80, डिस्टेंस हो गई 80 मीटर, राइट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका 20 बचा, बस 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट आया। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, करेक्ट। अगर ये यहां तक आ जाता वापस बॉडी तो जीरो ही हो जाता डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस आपकी 100 होती। जैसे अगर मान लो एक बॉडी यहां से चली और कंप्लीट सर्कल करके आ गई, चली और पूरा सर्कल घूम करके आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 हुआ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 0 हुआ। डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हुआ 2 पाई r। ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब देखिए आप, अगर मान लो एक बॉडी सेमी सर्कल करती है ना, हाँ, तो सेमी सर्कल अगर एक बॉडी करती है, तो सेमी सर्कल करती है तो आपका स्टार्ट यहां हुआ, यहां आपका एंड हो गया। आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका आया है 2r i कैप। डायरेक्शन लिखना जरूरी है, 2r i कैप, कि आपका स्टार्ट यहां था, एंड यहां था, इसको हमने i कैप माना है, राइट। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है पाई इंटू आर, आधा सर्कल है, पाई इंटू आर डिस्टेंस है ना, ओके। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये है 2r, एंड सर्टेनली इट इज नॉट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है। तो ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आप जो है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, मैंने एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल में एक पार्टिकल है, जो सपोज ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। एक पार्टिकल है जो मान लो यहां से लेकर के और यहां तक आ गया, तो पार्टिकल यहां से चला, यहां से स्टार्ट है, ये इनिशियल पोजीशन, दैट इज फाइनल पोजीशन। पार्टिकल यहां से यहां तक आ गया, करेक्ट बेटे। जब ये यहां से यहां तक आ गया, मैं कहता हूं कि ये एंगल सपोज थीटा है, ये एंगल सपोज थीटा है। अब आपको पूछा जाए कि डिस्टेंस कितनी है, तो देखिए डिस्टेंस तो बड़े आराम से आ जाएगी, डिस्टेंस तो आप बड़े आराम से लिख दोगे, क्या, डिस्टेंस इक्वल टू एस, ये आपका थीटा इंटू आर आ जाएगा डिस्टेंस। तो थीटा इंटू आर आपका डिस्टेंस हो गया। अगर आपका वहां से वहां तक चला, रेडियस आर है, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट कोई पूछ ले तो डिस्प्लेसमेंट ये आएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल। अब मुझे इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इस डिस्प्लेसमेंट का, मैं निकाल रहा हूं इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। आपके यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहा हूं, ध्यान देना, परपेंडिकुलर।
कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉप। ये आपका x है और ये आपका x है, ये आपका x है, करेक्ट। तो मैं कहूंगा कि s वेक्टर जो होने वाला है, इसका जो मैग्नीट्यूड होने वाला है, ये ट्वाइस x होगा, ये ट्वाइस x होगा अगर ये x है तो। अच्छा, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, यहां पे ये बाइसेक्टर होगा, तो यानी कि मैं इस एंगल को जो है θ/2 बोलूंगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक θ/2, यहां से लेके यहां तक θ/2, ये बोल दूंगा, राइट। अब जब ये θ/2 बोल दिया ना मैंने, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैं कह दूंगा x/r। x/r क्या आएगा बताओ? sin θ/2 आएगा। जब x/r sin θ/2 आया तो x क्या आ गया? r sin θ/2, ये आ गया। यानी कि आपका जो ये है, ये हो जाएगा 2x की जगह लिख दीजिए r sin θ/2। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, राइट। ये आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की काफी सारी बातें हो गई। अभी तो कोई लिमिट ही नहीं है जी, अनलिमिटेड बातें हैं, अनलिमिटेड। जैसे मान लो अगर आपका ये सर्कल है, इसमें क्वार्टर सर्कल चल दिया कोई, क्वार्टर सर्कल है नहीं, क्वार्टर सर्कल का मतलब यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। अब ये आपका आर है और ये आपका आर है, ये 90 डिग्री चल दिया, 90 डिग्री चल दिया, करेक्ट। तो बताओ डिस्टेंस कितना आएगा? यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस बताया जरा जल्दी से, जल्दी से सोचो सोचो सोचो, मैं बताऊं उससे पहले सोच लो, मैं बताऊं उससे पहले सोच लो डिस्टेंस, है ना। तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ना, ये डिस्टेंस आ जाएगा r इंटू थीटा। r इंटू थीटा कितना है? π/2। तो ये πr/2 आ गया, इसका डिस्टेंस आया है πr/2। क्या है? डिस्टेंस आया है। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट ये आएगा, देखते ही आपको पता लग रहा है √2r, देखते ही पता लग गया √2r। अच्छा, ये देखो अभी अभी हमने ये प्रूव किया है डिस्प्लेसमेंट, है ना। मैं जरा इस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, जो कि वैसे ही दिखाई दे रहा है कि भैया ये आर है, ये आर है, तो ये √2r है। वैसे नजर भी आ रहा है, सीधे सीधे नजर आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे, जरूरत नहीं है फॉर्मूले की। लेकिन मैं थोड़ा सा उस फॉर्मूले की जो है ना वो बता देता हूँ कि महत्व क्या है इसका। 2r sin θ/2। अब sin θ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो जरा देखो 2r sin 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 sin 45, sin 45 यानी 1/√2, 1/√2 यानी √2r आ गया। देखो ये इससे भी आ गया, इससे भी आ गया, है ना। हाँ, तो ये देखिए आप कि s वेक्टर बराबर ऐसे आएगा सर्कल पर, सर्कल पर। अब कभी कभी क्या होता है, ये आपको थीटा अलग अलग दे देंगे, कभी कभी थीटा 90 डिग्री दे देंगे, कभी कभी 60 डिग्री दे देंगे, कभी कभी 120 डिग्री दे देंगे, कभी कभी 180 डिग्री दे देंगे। अब देखो अगर मान लो आप इस फॉर्मूले को बना लेते हैं कि सर्कल के लिए, है ना, सर्कल के लिए कि s वेक्टर बराबर हमारा फॉर्मूला बन गया मैग्नीट्यूड, 2r sin θ/2, है ना। अब आपने अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखा, 180 डिग्री रखा यानी आधा सर्कल हो गया, 180 डिग्री रखने का मतलब आधा सर्कल कंप्लीट हो गया। तो s वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आधे सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 2r sin θ/2। 180 में 2 का भाग लगाने पर आजकल 90 आता है, तो sin 90 आएगा, तो ये आपका 2r आ गया। देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया 2r, जो कि आता भी है, वैसे देख करके भी आ जाता है ना, कि आधा सर्कल करोगे तो आधे सर्कल में डिस्प्लेसमेंट देख करके आ जाएगा, है कि साहब आधा तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे होता है, तो ये तो 2r वैसे ही नजर आ रहा है, करने क्या जरूरत है, कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। हाँ बिल्कुल, नहीं किया करो, जो चीज आपको सीधे सीधे नजर आ रही है ना, उसकी कैलकुलेशन करने की फिजिक्स में जरूरत नहीं है, है ना, डायरेक्ट देख करके लिख दिया करो आप, ठीक है। चलिए, ये आपका जो है ना क्या हो गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की हमने बहुत डिटेल बातें कर ली, और भी बहुत सारा है। देखो मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे मान लो, हालांकि उसको हम बहुत डिटेल में करेंगे जब रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ाऊंगा, फिलहाल केवल उसकी डिस्टेंस तो मैं नहीं बताऊंगा, अभी डिस्प्लेसमेंट बता देता हूँ, है ना। हाँ, डिस्टेंस तो मैं फिर कैलकुलेशन करूंगा उस दिन जिस दिन आपको रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ाएंगे। ये आपका एक व्हील है भैया, क्या है? व्हील है, और ये सड़क पर रख देता हूं मैं, इसको रख दिया, अभी थोड़ा ऊपर रखा है मैंने जानबूझ करके, थोड़ा ऊपर रखा है। अब मैं इसको सड़क पर रख देता हूं, ये सड़क है,
ये आपकी रोड है, रोड। अब इस रोड पर मैं व्हील को रख देता हूं, तो जैसे ही मैंने रखा इसको, तो नीचे ले लो इस व्हील को थोड़ा सा, है ना। तो ये व्हील को फिर लुढ़का दो, लुढ़का दोगे तो क्या हाल होगा आपको, देखो स्टार्ट ये है, मान लो, मान लीजिए ये स्टार्ट है, ये बॉटम पॉइंट है और ये टॉप पॉइंट है। जब ये व्हील ऐसे चलेगा तो घूमेगा, घूम करके लुढ़क करके ही तो चलेगा, लुढ़क करके चलेगा, लुढ़क के चलेगा। थोड़ी देर बाद में ए पॉइंट नीचे आ जाएगा, बी पॉइंट ऊपर चला जाएगा, बॉटम पॉइंट, है ना। तो थोड़ी देर में क्या, आधे चक्कर के बाद जाएगा ये। जब ये आधा चक्कर होगा तो आपका ए पॉइंट यहां और बी पॉइंट यहां आ जाएगा, यानी बी आपका वहां चला गया और ए पॉइंट यहां चला गया। आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। तो सुनिए, आधा चक्कर हुआ है ना साहब, आधा चक्कर हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी आधे चक्कर की। हमेशा ध्यान रखिए, पूरे चक्कर की डिस्टेंस होती है 2 पाई आर। एक पहिया जब पूरा चक्कर लगाता है तो 2 पाई आर होता है डिस्टेंस, आधा चक्कर लगाता है तो केवल पाई आर होता है, यानी ये डिस्टेंस पाई इंटू आर हो गई। ओके, पहले ए यहां था, अब यहां है, तो एक आपका ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा पूरा, जिसमें आप यहां से डाल सकते हैं एक परपेंडिकुलर। तो बेटा ये हाइट कितनी हुई, 2r हुई, और ये डिस्टेंस आपकी पाई आर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया जरा बताना, ए का पाई इंटू आर। ध्यान दीजिए, ये जो है ना, ये वाली लंबाई पाई आर है, ये वाली दिस स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन इज पाई आर, दिस स्ट्रेट लाइन इज पाई आर, दिस इज पाई आर, करेक्ट। ये आपका 2r है। अब ये कितना है, ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ऑब्वियस है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, इट इज नॉट पाई आर, है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में कि सर ने इसको पाई आर लिख दिया है, तो मैं इसको पाई आर नहीं लिखूंगा, है ना, मैं कलर चेंज कर देता हूं। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं क्या लिखूंगा, इस डिस्टेंस को मैं लिखूंगा रूट अंडर 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ये लिखूंगा। और फिर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं लिख दूंगा r कॉमन और अंडर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर, ये है आपका 4 प्लस पाई स्क्वायर, ये आपका एस वेक्टर आ गया, करेक्ट। तो ये जो है ये जो एस वेक्टर है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्टेंस कितना आया वो हम आपको पढ़ाएंगे उस दिन, कब, रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ाएंगे, तो वो लगभग हम 2 या 2.5 महीने बाद पढ़ाएंगे डिस्टेंस कैलकुलेट करने में। अभी इसमें काफी सारी टेक्निकल चीजें हैं जो अभी आपको समझाई नहीं है हमने। ये आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें हो गई। आप अपना फॉर्मूला चार्ट खोल लीजिए, फॉर्मूला चार्ट मैंने आप लोगों को भेज दिया है काइनेमेटिक्स का। आप देखिए फॉर्मूला चार्ट में सबसे पहला टॉपिक है मोशन, दूसरा टॉपिक है रेफरेंस फ्रेम, तीसरा टॉपिक काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन दे दी है। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या दे दी है, काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट द मोशन बट नॉट अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। ध्यान से सुनना, काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट द मोशन बट वी डोंट डिस्कस अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। मोशन क्यों हुई ये नहीं जानते, मोशन को डिस्कस करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिक्स में बेटा हम मोशन को डिस्कस करते हैं, मोशन की सारी चीजें डिस्कस करेंगे, यानी कि वी विल डिस्कस रेस्ट, मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, सब कुछ डिस्कस करेंगे, बट हम इसमें कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करेंगे, सवाल ये उठता है कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करेंगे, यानी मोशन क्यों हुई, क्या कारण था मोशन के होने का, वो डिस्कस नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स के इस चैप्टर में। यानी जो चैप्टर हमारा ये चल रहा है इसमें हम मोशन के कॉज को डिस्कस नहीं करेंगे, केवल मोशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर मोशन को कहां मतलब इसके कॉज को कहां डिस्कस करेंगे, वो हम डायनामिक्स में करेंगे। डायनामिक्स मतलब अगला चैप्टर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगला चैप्टर है डायनामिक्स का, उसमें हम कॉज को डिस्कस करेंगे, क्यों हुई मोशन, आखिरकार बॉडी चल क्यों गई, इसको डिस्कस करेंगे। तो कॉज विल बी डिस्कस्ड इन मतलब नेक्स्ट टॉपिक, है ना। काइनेमेटिक्स में हम कॉज के बारे में बात नहीं करते, कॉज हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम कॉज को डिस्कस कब करेंगे,
डायनामिक्स में डिस्कस करेंगे। समझ गए? तो चलिए, अब आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद में मैं बहुत सिंपल सिंपल सी 2-3 चीजें आपको बता देना चाह रहा हूं, और मैं बात करना चाह रहा हूं स्पीड पर। देखो बेटा, स्पीड की सबसे सिंपल डेफिनेशन है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इस बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप एस अपॉन टी लिख देंगे, स्पीड आ जाएगा, है ना। हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे मान लो काफी सारे टुकड़े में जर्नी हुई, कि एक बार जर्नी हुई, फिर दूसरी जर्नी हुई, फिर तीसरी जर्नी हुई, फिर चौथी जर्नी हुई, एवरेज कितनी हुई? तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबका डिस्टेंस टोटल करेंगे और सबका टाइम टोटल करेंगे और भाग लगा देंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज होता है ना। एक और चीज होती है, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। तो देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको मैं और बता दूं आपको। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कहते हैं वी, केवल वी बोल देंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इसे कहेंगे ds अपॉन dt। ds अपॉन dt यानी अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही डिफरेंशिएशन होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है जस्ट एट दैट मोमेंट, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो आप ये तीनों चीजें याद रख लो। स्पीड आपको पता ही है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है v इक्वल टू ds अपॉन dt। राइट, चलिए, अब ये स्पीड की बात हो गई है हमारी। स्पीड के साथ साथ मैं बात करता हूं वेलोसिटी की। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। स्पीड आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो v वेक्टर को मैं क्या लिख दूंगा, s वेक्टर अपॉन t वेक्टर लिख दूंगा। अब एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, v एवरेज, कुछ नहीं, आपका जो है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ध्यान दीजिए, नेट डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए कि आपकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है, स्पीड जीरो नहीं होती है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आपका एवरेज वेलोसिटी आती है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम वो लेंगे, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन लेंगे। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम वेलोसिटी वेक्टर लेंगे, और वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो होगा ds वेक्टर अपॉन dt। ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, करेक्ट। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ds वेक्टर अपॉन dt। ओके, चलिए, अब जब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई आपकी, तो अब हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं थोड़ा सा, वो मैं आगे कर रहा हूं। देखो देखो, इधर थोड़ा सा गेम खेल रहा हूं मैं यहीं से। देखो, मैंने लिखा v इक्वल टू ds अपॉन dt, तो मैं v इक्वल टू ds अपॉन dt लिखा ना, तो मैं ds को लिख दूंगा v इंटू dt। ध्यान दो आप थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा v वेक्टर इक्वल टू ds अपॉन dt लिखा ना बेटा, ds वेक्टर अपॉन dt। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। मैं अब इसको यहाँ से थोड़ा सा रिवर्ट करके लिख दूंगा, तो मैं लिख दूंगा इसको ds वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर dt। ध्यान दो, ध्यान दो, ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ। अब देखिए, इसके बाद में मैं s लिखूंगा यहाँ पे, और मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन ds। इस इंटीग्रेशन को मैं बोलूंगा v dt। इसी तरीके से मैं यहां लिख दूंगा s वेक्टर, और इसको कर दूंगा इंटीग्रेशन ds वेक्टर। इसे लिख दूंगा v वेक्टर dt। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है और हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो आप स्पीड का इंटीग्रेशन कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, आ जाएगा, है ना, उल्टा पुल्टा सब। राइट, अब मैं जब, चूंकि मैं इतनी बात कर चुका हूं ना, तो मैं लगे हाथ एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूं। हालांकि हम इनकी डिटेलिंग बहुत करेंगे आगे, लेकिन क्योंकि हमारा चैप्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है आज, तो मैं बात बता ही दूं, है ना। ये आपको समझ में आ गया ना इंटीग्रेशन का। अभी मैं इसको सबको कलेक्ट कर दूंगा।
मैं यहां पर एक छोटी सी टर्म और बता देना चाहता हूं उसको, एक्सीलरेशन। हालांकि ये टर्म ऐसी है कि अभी हम आने वाले चैप्टर में मतलब इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कुछ नहीं होता, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, पक्का वेक्टर क्वांटिटी है, और ये dv वेक्टर अपॉन dt है। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। राइट, तो देखो इसमें हम पता है ए एवरेज, अगर एवरेज एक्सीलरेशन लेना हो तो क्या करेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन लेना हो तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको एवरेज एक्सीलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसे हम एवरेज एक्सीलरेशन कहते हैं। करेक्ट। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को बोलेंगे dv वेक्टर अपॉन dt, dv वेक्टर अपॉन dt। अब देखो ये dv वेक्टर अपॉन dt है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं, d अपॉन dt, v वेक्टर, v वेक्टर क्या होता है, ds वेक्टर अपॉन dt। इसका मतलब ये दो बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा तो आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा d2s वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर, ये आपका एक्सीलरेशन आ गया बेटा, ध्यान दो। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा सा उल्टा करके वापस देखूं, यहां से चेक करिए आप, तो आपका ये a वेक्टर आ गया और आपका ये dt आ गया, ये आपका dv वेक्टर आ जाएगा, आ गया ना, आ गया। तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं कहूंगा dv वेक्टर इट इज इक्वल टू a वेक्टर dt। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, यहां पर इंटीग्रेट कर दूं तो पता है इंटीग्रेशन के बाद मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा v वेक्टर, dv वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे तो v वेक्टर आएगा और ये आएगा इंटीग्रेशन a वेक्टर dt। यानी अगर आपको एक्सीलरेशन दे रखा है और आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए, वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब देखिए हमने जो कुछ पढ़ा ना उसको मैं एक बार वापस से सारा दिखा देता हूं कि क्या क्या लिखा। स्टार्ट्स ऊपर से लेकर के आओ, है ना, बहुत ऊपर से चल रहा है ये नहीं, है ना। तो मैं एक बार ये सब चीजों की जो है ना एक समरी बना देता हूं, एक टेबल बना देता हूं, ठीक है। देखो हमने जो सबसे पहली टर्म डिस्कस करी थी आज, रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस किया था। रेस्ट एंड मोशन में हमें कोई ज्यादा बातें नहीं करनी है, वो समझ में आ जाता है। अब हमने जो अगली चीज डिस्कस की थी वो हमने डिस्टेंस को डिस्कस किया था। किसको डिस्कस किया था, डिस्टेंस को। हमने कहा था डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती है, इसको हमने एस कहा था, एस कहा था। अब ये जो डिस्टेंस की बात की ना, तो डिस्टेंस के साथ ही हमने आपको ये कह दिया था कि जो डिस्टेंस है अगर आपको लेना है तो एस इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन वी डी टी आ जाएगा। कैसे, आप कहोगे ये क्या मतलब है ना, डिस्टेंस को आपने ऐसे कैसे लिख दिया, तो देखो ऐसे लिख दिया। आपको हमने स्पीड पढ़ाया आज, स्पीड पढ़ाया। स्पीड में मैंने यहां पर केवल v लिखा, वेक्टर नहीं लगाया, वेक्टर नहीं लगाया, स्पीड में वेक्टर नहीं लगाया है। करेक्ट। इस स्पीड को जो है ना हम कभी भी v वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे, दिस इज नॉट करेक्ट, है ना। हाँ, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। अब कभी हो भी सकता है, हो भी सकता है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड्स है कि अगर मान लो आपकी कर्वीलिनियर मोशन हो रही है तो कभी भी वेलोसिटी कम ही होगी, डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी कम ही होगी, स्पीड ज्यादा होगी। वो तो आपकी वेलोसिटी और स्पीड कब बराबर होगी, जब आपकी डायरेक्शन ना बदले, सेम डायरेक्शन में चलता रहे। तो ये स्पीड की बात करेंगे अभी हम, है ना, वेलोसिटी की बातें नहीं करेंगे अभी। तो स्पीड आपको मैंने पढ़ाया v इक्वल टू एस अपॉन टी, मैंने आपको पढ़ाया v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मैंने आपको पढ़ाया ये सॉरी v एवरेज, है ना, v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपको मैंने पढ़ाया। और मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, मैंने ये भी पढ़ा दिया v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। देखो मैं इकट्ठी कर दे रहा हूँ सारी कहानी को। फिर जब ये v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी पढ़ा दिया ना, तो मैं यहाँ थोड़ा उल्टा चला, देखो v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी पढ़ा दिया तो डी एस इक्वल टू वी डी टी। फिर मैंने कह दिया इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करते ये s हो गया और ये हो गया इंटीग्रेशन वी डी टी, यानी कि
अगर, यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्पीड की वैल्यू दे रखी है, स्पीड की वैल्यू दे रखी है, तो आप इंटीग्रेशन करके डिस्टेंस निकाल सकते हो, राइट। चलिए, ये आपका डिस्टेंस की कहानी हो गई। अब मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट की कहानी लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट की कहानी कोई ज्यादा खास नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अब यहां पर वेक्टर लग जाएगा भैया। वेक्टर लगते ही जो है ना आपका, अब ये डिस्टेंस नहीं है, और इट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस, इट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस इन वन केस, व्हेन मोशन इज स्ट्रेट लाइन विथ नो डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज होते ही तो फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर तो डायरेक्शन चेंज होते ही तो आपका फिर बिगड़ जाएगा ना डायग्राम। तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, यहां पे मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन वी वेक्टर dt, लिखा था ना, ऐसे लिखा था। अब देखिए मैं यहां पर जो है ना वेलोसिटी वेक्टर लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं यहां पे? वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी, तो आप देखेंगे वेलोसिटी वेक्टर ये है वी वेक्टर, वी वेक्टर, वी वेक्टर एस वेक्टर अपॉन टी है, बिल्कुल। आपका डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी भी है, बिल्कुल है, करेक्ट। आपका एवरेज जो है ना वेलोसिटी वेक्टर एवरेज, ये आपका क्या आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ डिस्टेंस लिखा, डिस्टेंस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है ना, और टोटल टाइम, ये आपका वी एवरेज आ गया। और इस वी एवरेज वेक्टर को वी वेक्टर को हमने क्या लिखा था? ds वेक्टर अपॉन dt लिखा था ना। फिर इसी को पता है मैंने क्या कर दिया था, यहां ले लो, यहां ले लो, ds वेक्टर, इसको मैंने लिख दिया था इंटीग्रेशन v dt। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ s वेक्टर आएगा, इस s वेक्टर को आप v वेक्टर dt लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया, करेक्ट। चलिए अब आप देखो एक्सीलरेशन वेक्टर, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन होता है ए वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर अपॉन टी वेक्टर भी लिख सकते हैं आप, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, और आपका एवरेज एक्सीलरेशन क्या आएगा? एवरेज एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपका एक्सीलरेशन वेक्टर हो गया, करेक्ट। अच्छा, ए वेक्टर को आप डीवी वेक्टर अपॉन डीटी भी लिख सकते हैं, तो डीवी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डीटी, डीवी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डीटी, ए वेक्टर डीटी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये वी वेक्टर क्या आ जाएगा? वी वेक्टर आ जाएगा इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डीटी, ये आपका वी वेक्टर आ जाएगा, करेक्ट। तो आपका अगर एक्सीलरेशन को आपने इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ जाएगा। ये सब आपको पढ़ा दिया है, राइट। अब देखो आप अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए, तो फॉर्मूला चार्ट जब देखेंगे तो आपको इस फॉर्मूला चार्ट में देखो सबसे पहले पेज पर ये सारी कहानी, सारी स्टोरी, सारी बकवास जो है यहाँ पर हो रही है ना। एक्सीलरेशन भी आ रहा है, एस वी से ए आ जाएगा, है ना। तो देखो एस का डिफरेंशियल करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशियल करोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, करेक्ट। हाँ, यहाँ देखिए आपने वेलोसिटी का डिफरेंशियल करोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, है। और अगर आप वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये सब जो है ना आपको अपने आप याद हो जाएंगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हम जब इनके काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। देखो आप देखो इसी फॉर्मूला चार्ट में डू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 1, ये आज हमने करवा दिया। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करवा चुका हूँ, आपको ध्यान है? कहाँ करवाया? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, पिछले वाले पेज पर। ये देखो, ये हम करवा चुके हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1। डू योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है ना। तो डू योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आपको करना है। एक बार ट्राई करना है, सारे सवाल मैं बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है ना, लेकिन आप एक बार ट्राई करें,
मतलब मैं चाहता हूं एक बार बच्चा ट्राई करे, बता तो मैं सारे दूंगा ही, है ना, बता तो मैं सारे दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक बार आप ट्राई करके देखो, है ना। आपसे बनेंगे तो मजा आएगा आपको, है ना, मैं बता दूंगा तो आपको मजा कम आएगा, है ना। हमेशा ही ऐसा होता है कि जब आप कर दोगे तो आपको लगेगा कि फील आएगा कि हमने किया, है ना, और वो कॉन्फिडेंस होता है, और वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है लाइफ में। जब जब कॉन्फिडेंस अप होता है ना, तब तब सक्सेस आता है, और जब जब कॉन्फिडेंस डाउन होता है तब तब सक्सेस गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं अभी फिलहाल देखो थोड़ा सा, जैसे अभी हमने डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आप दिमाग लगाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कराऊंगा आपको, पूरा पूरा कराऊंगा, है ना। आप एक बार बस केवल इस सवाल को करने का ट्राई कर लीजिए, बाकी तो मैं कराऊंगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये मैं अभी कराना चाहता हूँ, अभी करना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फॉर्मूला चार्ट का। इन्होंने x की वैल्यू दी है t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90, कैलकुलेट एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 से लेके 4 सेकंड तक। अब देखिए ये बड़ा टिपिकल सवाल है, आपको मैं यहां थोड़ा सा सावधानी कर देना चाहता हूं, एकदम अटेंटिव हो जाइए। x इक्वल टू है टी क्यूब माइनस क्या है 60 स्क्वायर, 60 स्क्वायर और क्या है 90 प्लस 90। ये आपकी इन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है कि x बराबर टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90 दे रखा है। कैलकुलेट एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 से लेके 4 सेकंड तक, यानी t इक्वल टू 0 टू 4 सेकंड। हमें एवरेज स्पीड चाहिए जी, स्पीड, एवरेज स्पीड चाहिए, वेक्टर नहीं चाहिए। अब स्पीड को हमने आपको पढ़ाया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमने पढ़ाया, अभी अभी पढ़ाया। तो हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल टाइम निकालेंगे। अब देखो मैं कर रहा हूं इस सवाल को, करूं, देखो आप एक काम करें, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू बताएं कितनी है। t इक्वल टू 0 लिखें यहाँ पे, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आ गया। चलिए अब t इक्वल टू 4 सेकंड पर x की वैल्यू बताएं, 4 लिखें, 4 का क्यूब, फिर आप करें कैलकुलेशन। तो देखो मैं कर रहा हूं 4 का क्यूब यानी 64 माइनस 60 स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 इंटू 6 96 आ गया, फिर प्लस 9 इंटू 4 36 आ गया। तो कुल मिलाकर कितना आ गया साहब 4 एंड दिस, है ना। तो ये आपके पास कितना आ गया 4 आ गया x बराबर। अब देखो अगर हम इसको यहीं पे कर देंगे तो ये आपके पास में 4 आ गया, तो मैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या मैं 4 अपॉन 4 कर दूं, ये आपका 1 आ जाएगा। लेकिन मैं बताऊं कि ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। सवाल ये उठता है कि ये गलत क्यों हो गया, ये गलत क्यों हो गया, क्या कारण रहा इसके गलत होने का, है ना, कि भाई ये क्या चक्कर है। बात तो एकदम सही है कि भाई हमने t इक्वल टू 0 पर x निकाला, x बराबर 0 आया, t इक्वल टू 4 पर x निकाला 4 आ गया, फिर आपने जब इसमें 4 अपॉन 4 डिवाइड किया 1 आया, और कह रहे हैं सर कह रहे हैं कि आंसर गलत है, आंसर गलत है, सर भी कह रहे हैं और आपके आंसर वो क्या बोलते हैं इसमें भी 3 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ये क्या पंगा हुआ भाई, गलत कैसे हुआ, ये मैं बताऊं एक्चुअल में गलत कैसे हुआ, क्या कारण हुआ इसका। देखो बेटे मोशन जो होती है ना, क्या होती है कि जैसे मान लो यहां से एक कोई खिलौना चल रहा है, टॉय चल रहा है, अब टॉय चला यहां तक गया और वापस यहां तक आ गया, अब आपकी डिस्टेंस क्या हुई, आपकी डिस्टेंस ये नहीं है जी, आपकी डिस्टेंस वो जाकर के वापस आई टोटल करना है, वो है डिस्टेंस। तो स्पीड आपकी उससे निकलेगी, पूरी उससे निकलेगी। अब यहाँ पे x में आपको कैसे पता लगे कि क्या हो रहा है, तो मैं बताता हूं कैसे पता लगे। ध्यान दो, ये सारी गड़बड़ पता है कैसे हो रही है, सारी गड़बड़ किसके कारण हो रही है बताओ, इस माइनस साइन के कारण हो रही है। असली समस्या की जड़ ये माइनस साइन है। माइनस साइन क्या कर रहा है कि टी क्यूब के कारण प्लस टी क्यूब के कारण क्वांटिटी बढ़ रही है, माइनस 60 स्क्वायर के कारण क्वांटिटी घट रही है।
तो ये क्या हुआ है, कहीं जाकर के एक बार वेलोसिटी रुक गया है, पार्टिकल रुका है और फिर वापस लौटा है, वापस लौटा है। देखिए कोई भी पार्टिकल जब ऐसे चलता है फिर वापस रुकता है और वापस आता है, तो वापस आने के लिए एक बार रुकना जरूरी है, वापस आने के लिए एक बार रुकना जरूरी है, उसी स्ट्रेट लाइन से अगर वापस आना है। जैसे यहां से एक पार्टिकल चला यहां तक गया, वापस आना है तो भैया यहां रुकना तो पड़ेगा ना एक बार, बिना रुके आप कैसे वापस आ जाओगे, एक बार आपको स्पीड जीरो करनी पड़ेगी। वही बात है यहां पर, देखो आपको इन्होंने x दे रखा है टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 9t, ये दे रखा है ना, ये दे रखा है। आप इसकी v निकालिए, v इक्वल टू क्या आएगा, dx/dt, करिए dx/dt, आ गया। चलो अब जरा इसको डिफरेंशिएट करो, जल्दी से करो, जल्दी से डिफरेंशिएशन। 3t² माइनस 12t प्लस 9, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। इसको आप एक बार जो है ना कंप्लीट करो जरा, 3 को कॉमन लो, 3 को कॉमन लो, तो ये t² माइनस 4t आ गया, क्या माइनस 4t आ गया, प्लस 3 आ गया, इसको जीरो लिखो अब आप, तो पुट वंस v इक्वल टू 0, ये आपका v आया है 3t² माइनस 4t प्लस 3, इसको एक बार जीरो लिख करके देखिए, जब जीरो लिखेंगे ना तो देखो क्या होगा, जीरो लिखते ही आपके पास में ये आ जाएगा t² माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करिए, अब आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, तो t² माइनस 3t माइनस t प्लस 3 बराबर 0, ये आ गया। जब ये आ गया है अब देखो आप t को आप कॉमन ले लीजिए, तो ये t माइनस 3 आ जाएगा और ये माइनस t माइनस 3 आ जाएगा, ये 0 आ गया। अब आप जरा देखो कि क्या रिजल्ट आ रहा है, t माइनस 3 t माइनस 1 इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब t इक्वल टू 1 एंड 3, t इक्वल टू 1 पर और t इक्वल टू 3 सेकंड पर, दो बार ये मोशन जीरो हुई है साहब, दो बार ये पार्टिकल रुका है रास्ते में, 0 से लेके 4 सेकंड तक का हमको पूछा है, लेकिन आपने रास्ते की तो जांच पड़ताल ही नहीं करी, रास्ते में ये पार्टिकल दो बार रुक गया। तो ये जो सवाल था ना बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बड़ा जोरदार सवाल है ना, ये फॉर्मूला चार्ट में जितने भी सवाल हैं सब जोरदार हैं, सब आपको थोड़ा सा दिमाग को क्या करेंगे, वाइब्रेट करवाएंगे, है ना। देखो क्वेश्चन बड़ा सीधा सा लग रहा था, सीधा सा क्या लग रहा था कि भाई x इक्वल टू ये है, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 4 है, तो आपका ये आ जाना चाहिए, है? लग भी रहा था, सीधा सीधा सा दिख भी रहा था, है ना। लेकिन जब हमने यहाँ पे किया था तो गलत हो गया आंसर। अब ये गलत हो गया तो हमने पता लगाया भाई क्या बात है, पार्टिकल बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, तो सच में गड़बड़ कर रहा है। अरे भाई साहब दो बार रुक गया पार्टिकल चलते चलते, आप देखो 1 सेकंड पर रुका, 3 सेकंड पर रुका, अब हमें पता ही नहीं लग रहा वहां से देख करके, है। तो अब हमने पता लगा लिया पार्टिकल 1 सेकंड पर भी रुका था और 3 सेकंड पर भी रुका था। अब हम जरा ये काम करेंगे कि जो x दे रखा है ना उसको अलग अलग टाइम के लिए वैल्यूज निकालेंगे हम। तो देखो मैं अब आपका जो x है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना आपका x क्या था, t³ था, माइनस 6t² था और प्लस 9t था, ठीक है बेटा। अब देखिए मैं इस x की वैल्यू लिख रहा हूँ अलग अलग टाइम पर, t इक्वल टू 0 पर लिखो, t इक्वल टू 1 सेकंड पर लिखो, t इक्वल टू 3 सेकंड पर लिखो और t इक्वल टू 4 सेकंड पर लिखो। ये सारी वैल्यूज लिखिए एक्चुअल में कि x की क्या क्या वैल्यूज आती है, ठीक है जी। तो मैं लिख रहा हूँ t इक्वल टू 0 सेकंड पर x बराबर 0। चलिए t इक्वल टू 1 लिखिए, बताओ x कितना आया, t इक्वल टू 1 लिखो जी, 1 माइनस 6 प्लस 9, 1 माइनस 6 प्लस 9 कितना हुआ, प्लस 4 हो गया, है ना, प्लस 4 हो गया। चलिए x इक्वल टू 3 रखो जरा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 और ये कितना हुआ, t इक्वल टू 3 रखना है ना, तो 3 3 जा 9 एंड 6 तो 54 हो गया और फिर ये 3 to 27, तो इसका मतलब ये x बराबर 0 आ गया, x बराबर 0 आ गया फिर से। और फिर 4 रखोगे तो देखो 4 4 जो वो तो आपका 4 आया ही था ना पहले, x इक्वल टू 4 वाला तो हमने निकाला हुआ ही है, 4 आ ही गया था हमारा।
आप 4 लिख दीजिए। अब आप इस पार्टिकल की मोशन को चेक करिए कि व्हाट पार्टिकल इज एक्चुअली डूइंग। तो देखिए पार्टिकल का असल कार्यक्रम क्या हो रहा है। असल कार्यक्रम ये हो रहा है कि ये आपकी एक्स एक्सिस है। पार्टिकल पहले x इक्वल टू 0 पर था, राइट। फिर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वो x इक्वल टू 4 पर पहुंच गया, x इक्वल टू 4 पर पहुंच गया। फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वो वापस 0 पर आ गया। बाबा, वापस 0 पर आ गया। देखिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वो यहां पहुंचा था, पार्टिकल पहुंचा था यहां पर, हाँ यहां पे पहुंचा था, फिर यहां रुका और रुक करके वापस यहां आ गया। और फिर t इक्वल टू 4 सेकेंड पर पार्टिकल वापस वहां चला गया। अरे वाह साहब, ये तो बड़ा गंभीर मामला हो गया। देखो क्या हुआ, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल आपका यहां था, करेक्ट। फिर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपका पार्टिकल यहां आ गया। फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पर आपका पार्टिकल वहां से वापस यहां आ गया। फिर t इक्वल टू 4 सेकेंड पर ये पार्टिकल साहब वापस यहां पहुंच गए। तो बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, 4 + 4 + 4 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। अब आपकी स्पीड निकल के आएगी। स्पीड का क्या फॉर्मूला था, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपकी हो गई 12 अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस आपकी 12 हो गई और आपका टाइम जो है ना वो 4 सेकेंड हो गया, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। बहुत ही मतलब मस्त टाइप का सवाल है। अब आप देखिए इसी तरह से आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 करें और 6 करें। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप अपने आप करें, है ना। 7 मैं कराऊंगा, 8 भी मैं कराऊंगा, 9 भी मैं कराऊंगा, 10 भी मैं कराऊंगा। आप लोग ऐसा करें केवल 4, 5, 6 को एक बार दोबारा करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी करें। तो ये आज का लेक्चर हमारा इतना ही रखते हैं हम आज। अब आप जो है ना अपने आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो मैं कराऊंगा, 4, 5, 6 आप अपने आप करें। 4 मैंने करवा दिया, एक बार दोबारा करें, बाकी सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, राइट। तो शुरू हो जाइए अब काइनेमेटिक्स के लिए, ओके। ये फॉर्मूला चार्ट भी पूरा पढ़ेंगे और जो मैंने पढ़ाया है वो तो पढ़ेंगे ही।